हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम फिर जीके जीएस का पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं, जिसमें हम धमाकेदार सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनएमडीसी का फॉर्म भर रखा है, जूनियर ऑफिसर का या वर्कमैन का, या इसके अलावा आपने एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं, चाहे रेलवे के फॉर्म भर रखे हैं, उन सब में आपके ये जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरे साथ साथ में, और मेरे साथ साथ इन सवालों को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है ना। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको यूजुअल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि वीडियो की जो पीडीएफ होती है और डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। जो कल की जो जीके की वीडियो थी, जो पीडीएफ थी, वो मैंने आपको शाम को पोस्ट करवा दी है। मैंने, आप जरूर नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ नहीं आएगी, तो पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी है, ठीक है ना। तो जाके कल जो पार्ट नंबर 9 था उसका पीडीएफ अपलोड हो गया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। राधे राधे। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लाए 50-50 का रेशो, समझ गए होंगे। यानी आज 15 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के और 15 क्वेश्चन होंगे आज हिस्ट्री के। यानी आज हम पढ़ेंगे संविधान और इतिहास, इसके 15-15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस रेशो में बांट रखा। तो जो शुरू के 15 क्वेश्चन है वो पॉलिटी के होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए? टू वर्क एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ए पर्सन शुड वर्क इन द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शंस आर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर आपको चीफ जस्टिस बनना है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि कम से कम आपने 10 साल किसी हाई कोर्ट में आपने अपनी सर्विस दी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। और इसका मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया ही है, ठीक है, जो सही लोग आंसर दे रहे हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है, कोई और वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश, जरा बताइए कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले कौन थे? वो थे रंजन गोगोई जी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के संशोधन से बनाया गया? विथ विच अमेंडमेंट वाज द एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मेड दिल्ली? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दिल्ली को भारत की जो राजधानी बनाई गई, राष्ट्रीय राजधानी, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन, यानी 69th अमेंडमेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज बीन गिवन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन लोकसभा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, और काफी बार रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम करंटली बहुत बार पूछा गया है इस एग्जाम को। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट एससी वाले, और अनुसूचित जनजाति ने शेड्यूल ट्राइब एसटी वाले, इनके लिए जो लोकसभा सीटें आरक्षित होती हैं उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा जो इनके लिए आरक्षण है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको पता होगा, हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल इसको बढ़ाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में ये खत्म हो रहा था, इसलिए 10 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? हु एमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी स्टेट में, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब तक मन रहेगा तब तक वो राज्य का राज्यपाल बन के रह सकता है, ठीक है ना। तो उनको हटा भी हो सकता है, भैया जो नौकरी देगा तो नौकरी से हटा भी सकता है, यही सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, और राष्ट्रपति ही इनको टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक है ना, अपने पद से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और जरा बताइए छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखूं आपकी नॉलेज कितनी है जरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू बी अमेंडेड टू क्रिएट ए न्यू स्टेट? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। बताइए फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं लास्ट टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें हमको क्या कहा गया है?
राज्यों को संघ कहा गया है, यानी संघ और राज्य की जो बात करी गई है वो आर्टिकल नंबर 1 में कही गई है, शेड्यूल फर्स्ट में हमारी बात करी गई है इसकी। तो जब अगर चेंज करेंगे तो कौन से हम उसी में चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? टू whom इज आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद नंबर 123 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति जो अध्यादेश लेकर आते हैं उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। अध्यादेश आप देखते हो राष्ट्रपति के अध्यादेश लेकर आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति का अध्यादेश, यानी प्रेसिडेंशियल ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली। तो आप सबको पता होगा, पहले तो आपको पता है टोटल लैंग्वेज है कितनी। तो 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है इसमें पूछा गया है। तो देखो संस्कृत ये तो है, कश्मीरी ये भी है, नेपाली ये भी, लेकिन जो फारसी है ये नहीं है। पर्शियन इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन या फारसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और देखिए कितने लोग राइट सही है, राइट जवाब दे रहे हैं आप लोग, नॉलेज है आप लोगों का मतलब संविधान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन द फॉलोइंग? तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन थोड़े ज़रा अच्छे लेवल क्वेश्चन है। आप लोग कहते हैं ना सर अच्छे लेवल क्वेश्चन लाइए, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। एक ही बार में आपको हार्ड चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे लेवल अप किया जा रहा है। तो अब देख रहा हूँ जब जैसे लेवल अप हो रहा है तो आप लोग की तो भीड़ कम हो रही है, आप आने एक तो देख कम रहे हो वीडियो को, दूसरा नुकसान आप ही लोग अपना कर रहे हो, और देख रहा हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो। भैया हार्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या पेपर करोगे नहीं? अगर वो पेपर आपका हार्ड आ गया तो क्या पेपर छोड़ के भाग जाओगे आप लोग? कहोगे नहीं भैया हम तो पेपर नहीं देंगे, भैया तो हार्ड पेपर है, हम तो सरल सरल क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है ना। तो तैयारी अपनी हमेशा एक कदम आगे करनी चाहिए। जो एक कदम आगे तैयारी करके चलता है ना तो उसी को जॉब मिलती भी है, ये भी आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। जो डरता है उसको जॉब कभी नहीं मिलती है। जो कह रहे हैं डर के आगे जीत है, जो तैयारी अच्छे से कर लेगा, अपना को 24 जला लेगा, रात दिन एक करके मेहनत कर लेगा, नौकरी उसी को मिलनी है। और आपको पता है फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं इसमें, मैं बताऊंगा भी कि कितने फॉर्म से भेजे गए हैं एनएमडीसी में, और बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो समझ लीजिए नौकरी निकालना ना बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। तो निम्नलिखित संविधान कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जाता, क्वेश्चन ये था। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू। ये क्या संविधान का मूल भाग है, और मूल भाग को हम कभी भी हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी आप प्रस्तावना आपकी अमेंडमेंट हो चुकी है, जिसमें आपका 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा कौन सा वर्ड है जरा बताइए कमेंट में मेरे को, राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार ये भी हम चेंज कर रहे थे हमने, मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 बचे हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको, आर्टिकल नंबर 100A में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रपोज्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन कराया तो बताया था कि संविधान संशोधन किस संविधान आर्टिकल के माध्यम से किया जाता है, किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है। जरा बताइए इसका आंसर है, देखूं कितने लोगों का आंसर पता है। अगर संविधान संशोधन करना है तो कौन से आर्टिकल का उपयोग हम करेंगे? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 368, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसी के द्वारा ही संविधान संशोधन किए जाते हैं। और यही पूछ रहा है कि हमने ये लिया किस देश से है, क्योंकि आपको सब पता है हमारा जो भारतीय संविधान है उसे बहुत सारे देशों का कुछ ना कुछ संविधान से लिया गया है। जैसे अमेरिका का संविधान कुछ लिया हमने, कुछ हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, कुछ आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो ये हमने लिया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 368 इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के विधि मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, जो चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं भारत के वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, जिनको बोला जाता है, यानी भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जरा कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि वर्तमान में प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जरा मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? Who among the following can participate in the proceeding of the Lok Sabha but cannot vote?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये घुमा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वही है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को पूरी पावर होती है कि वो लोकसभा में अपना जा सकते हैं, वहाँ के जो बैठक होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ वोटिंग वगैरह जब होती है, जैसे लॉ कॉन्फ्रेंस लॉ क्या बोलते हैं नॉन कॉन्फ्रेंस मोशन का अगर होता है या कोई बहुत सारे वोटिंग होती है वहाँ पे, तो उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। ये भाग ले सकते हैं लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। और इनकी जो बात करेगी आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, भारत का एक मुख्य न्याय क्या होगा, महान्यायवादी होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है आर्टिकल 148, उसके बारे में क्वेश्चन दिया, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी बिल के बारे में बहुत मैंने समझाया था आपको, आज फिर समझाता हूँ। तो मनी बिल होता है, इसमें जो ज़्यादा पावर होती है वो लोकसभा के पास में होती है, राज्यसभा के पास इसके लिए पावर नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 110 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 110। अब होता है क्या है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और राज्यसभा इसमें कुछ उंगलबाजी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बस ये होता है कि राज्यसभा में हम भेजते हैं वहाँ पे, तो उनको 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन तक ही वो रोक सकते हैं इसको। उसके बाद में हाँ ये खाली बता सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खाली कह सकते हैं कि आप इसमें ये अमेंडमेंट कर दीजिए, जैसे ये कुछ पॉलिसी वगैरह इसको चेंज कर दीजिए, लेकिन इसमें पावर राज्यसभा के पास नहीं होती है। इसमें जो धन विधेयक होता है इसमें ज़्यादा पावर होती है लोकसभा वालों के पास में, इसलिए जल्दी लोकसभा वाले पास करा लेते हैं इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और वर्तमान में कौन है हमारे वित्त मंत्री, तो वह श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रस्तावना कौन लेके आया था संविधान में? वो लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयनम अयंगर, हुकुम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आज तक तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप फटाक से आंसर बता देंगे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन क्वेश्चन दिया, ध्यान से पढ़ना, ये क्या लिखा, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर पूछा ना कि स्पीकर पूछा, डिप्टी स्पीकर। तो पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी अनंत शयनम अयंगर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। और अध्यक्ष कौन थे, आपको बहुत बार बताया मैंने, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैग, आप सुनो, कैग भारत के कैग होता है जो सभी पीएसयू कंपनी का सरकार जो लेखा जोखा होता है अपने पास रखता है। जब ये अपनी रिपोर्ट देता है ना, तभी तो विपक्ष वाले हंगामा कर देते हैं कि सरकार ने तो घोटाला कर दिया है, वो कर दिया, ये कर दिया, तो इसी से पता लगता है। तो सरकार जो लेखा जोखा होता है वो इसी के पास में होता है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 148। 148 में कहा गया है कि भारत का एक महालेखक और नियंत्रण परीक्षक होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे 15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाते हैं, और अच्छे लेवल के सवाल थे, और इन सवाल को वही कर पाया होगा जिसकी तैयारी अच्छे लेवल की रही भी होगी। जिसने छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करी होगी आता है उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, जिसने एसएससी लेवल की तैयारी करी होगी उन क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हिस्ट्री का पढ़ते हैं हम। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हैज़ बीन फाउंडेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो करी गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट टाइम ये क्वेश्चन रेलवे का जो ग्रुप डी पेपर हुआ था, आप लोगों से बहुत लोगों ने दिया होगा, कुछ लोग फिजिकल में रह गए होंगे, शायद बाहर हो गए होंगे। ग्रुप डी में क्वेश्चन 15 से 16 सेटों में क्वेश्चन आया था, समझ लीजिए, घुमा क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। और रिसेंट भी आपको पता है आने वाले महीने में ग्रुप डी का पेपर भी होने वाला है, तो आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, मुझे पता है। जब आप हाई स्कूल लेवल पे एनएमडीसी का फॉर्म भरेंगे तो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरेंगे, आईटीआई लेवल पे या हाई स्कूल लेवल पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड द स्वदेशी मूवमेंट बिगिन इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। जब आपको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उसी के विरोध प्रदर्शन में ये स्वदेशी आंदोलन शुरुआत की गई थी। इसका मतलब क्या था कि स्वदेशी अपनाओ, और जो विदेशी माल है उसका बहिष्कार किया गया था, विदेशी सामान का, और उसकी शुरुआत वही हुई थी। अब बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, यानी 1905 में। तो ये भी उसी समय हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर सी 1905। तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। पढ़ने का भी एक स्टाइल होता है, टेक्निक होती है पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन गो बैक का नारा जब दिया गया था, इसी साइमन कमीशन ने जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, तो उनके ऊपर क्या होता है, लाठीचार्ज जब हुआ था,
तो उनके सर पे लाठी लग गई थी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इस क्वेश्चन से। फिलहाल साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? सी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन लेके आए हो ना, ये सब अच्छे लेवल क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन मजाक में लेके मत जाना आप लोग। अच्छे से अगर नहीं आता है, यहाँ गलत जवाब दे दो चलेगा, मैंने हर बार कहा यहाँ आप गलती करो, 100 गलती करोगे माफ है, लेकिन पेपर गलती मत करना। पेपर गलती करो तो क्या होगा? गेम से आउट हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये गेम से आउट होने का डर हमेशा अपने मन में रखना कि हम कंपटीशन से बाहर ना हो जाएं, आपके जाके किसी और को जॉब ना मिल जाए कहीं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? इन विच बुक दादा भाई नौरोजी हैड डिस्क्राइब एक्सोडस ऑफ वेल्थ प्रिंसिपल। तो इनको एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, मैंने क्वेश्चन करा दिया है शायद आपको ना। ठीक, हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो, इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे धन को हमारे देश से बाहर लेके जा रहे हैं। उसी थ्योरी का पूछा गया वो कौन सी बुक थी, तो उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुक भी कितनी बार पूछी गई है, इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के ही पूछ लेता है कितने बार एग्जाम में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन द ईयर 1870? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा फाउंडेशन किया गया था? ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, कलकत्ता में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी। अंडर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी देयर वाज ए रॉबरी इन द ट्रेन बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ। तो ये कब हुई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। और काकोरी षड्यंत्र के महानायक कौन थे, आप जरा बता सकते हैं मुझे? मतलब ये गेम खेला किसने था, ये किसके दिमाग में आया था काकोरी षड्यंत्र करने का? मास्टरमाइंड कौन था इसका? जरा मुझे बताइए कमेंट में, देखो जरा कौन सा आंसर देता है। और फिलहाल ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। अभी क्वेश्चन मैं कहाँ से लाया हूँ, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। किसका एग्जाम? एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडियन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल में गूगल ने इनको गूगल भी करा था, सम्मानित किया था गूगल ने भी इनको। और ये कौन थी? इनका नाम है पंडित रमाबाई, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। राइट आंसर होगा हमारा पंडित रमाबाई। इन्होंने बहुत काम किया स्त्रियों के लिए, खासकर जो विधवा स्त्रियां थी उनका पुनर्विवाह पे बहुत जोर दिया इन्होंने। उनकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, औरतों की शिक्षा पे, लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़्यादा जोर दिया था इतिहास में इन्होंने, इसलिए इनका नाम माना जाता है, इनके नाम का पत्थर माना जाता है इतिहास में, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद रियल नेम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको स्वामी विवेकानंद के एक ऐतिहासिक भाषण याद होगा जो उन्होंने शिकागो में दिया था, जिससे जब हिंदू महासभा की बैठक हुई थी वहाँ पे, ठीक है ना, तो शिकागो में उन्होंने बहुत ही भाषण दिया था। आपने यूट्यूब पे साथ सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने जो उनको मानते होंगे तो उन्होंने सुना भी होगा। तो वो भाषण किस ईयर में दिया था, शिकागो में कब दिया था, जरा मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन से ईयर में दिया था? 1896 में दिया था, 1897 में दिया था, 1892 में दिया था? और जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। और उनका जो रियल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ? ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फर्स्ट स्टार्टेड इक्ता इन इंडिया? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड, इक्ता प्रणाली शुरुआत जो की थी वो गुलाम वंश का एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा हमारा, कहाँ दिया है? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसी का गुलाम था इल्तुतमिश, और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका बनी। ये भी आपको रखना है। देखिए तेजी मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट 16 महाजनपद इज मेंशन्ड? फ्रेंड्स, आप ये बताइए आपको लाइक करने में समस्या क्या आती है, मुझे बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताएं क्या पसंद नहीं आ रहा आपको, ताकि लाइक तो क्या कीजिए। वीडियो को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ आपके लिए, गला फाड़ रहा हूँ अपने लिए नहीं फाड़ रहा हूँ, आपके लिए फाड़ रहा हूँ मैं, आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, धूल क्वेश्चन ला रहा हूँ कि आप लोग सिलेक्शन हो जाए, आप लोग नौकरी मिल जाए। तो आप बदले में लाइक नहीं दे सकते हो? मैं कौन सा हीरे जवाहरात आपसे मांग रहा हूँ, कौन सा पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा दे दो? फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, यूट्यूब पर ढूंढ के लीजिए कोई अगर आपको ऐसा पढ़ा रहा हो तो। ठीक है, अगर पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी बुरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा ही दे रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ आपको। भी आंसर में भी दिया है, आंसर लड़के सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, आपको भी सिलेक्शन अगर चाहिए तो थोड़ी तो करो, आप लोग मेहनत करो। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते हो? लाइक बटन तो दबाना है और क्या करना है आपको यार, हैं?
लाइक क्या कीजिए फ्रेंड, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम लोग। तो फ्रेंड क्वेश्चन का जो राइट, 16 महाजन पर आपने पढ़े होंगे इतिहास में। अब बहुत से लोग तो नहीं पढ़े होंगे 16 महाजन, वो सोचेंगे क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो 16 महाजन तो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, आगे पढ़ाऊंगा, इसकी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा 16 महाजन पद के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन IAS लेवल तक में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अगुंतर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? हु स्टेबलाइज्ड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? तो चालुक्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी पुलकेशिन ने। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन। किसको हराई की थी जरा बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो जरा बताइए मेरे को। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है? हाउ इज लॉर्ड बुद्धा डीपली रिलेटेड टू गया? तो जानते गया तो एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के अंदर पड़ता है। तो वहाँ बुद्ध जी ने ऐसा क्या किया था, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया इस क्वेश्चन को। और मैंने आपसे हमेशा कहा बुद्धा हो गया या महावीर जैन हो गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्त किया, ये मृत्यु हुई, या अपना पहला उद्देश्य दिया। तो फ्रेंड आपको पता है कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, तो पहला उद्देश्य तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा, तो उन्होंने पूछा गया के बारे में। अब मैंने आपको कल गलती बताया सारनाथ बिहार में, एक्चुअली सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कल गलती से मैंने आपको बिहार बोल दिया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मृत्यु हुई तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, वो भी यूपी में पड़ता, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया के बारे में है। जन्म मैंने आपको कल बताया था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, तो प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या आजकल? अब वही बच रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अटेंड नॉलेज, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। तो ये भी आपको रखना। राइट आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त किया। और प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी नेपाल में है। डाइट कहाँ मरे थे? तो यूपी के कुशीनगर में मरे थे, उत्तर प्रदेश के। और इन्होंने पहला भाषण क्या दिया था, अपना उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही आपको कराया था, पहला ही क्वेश्चन था कल का ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? लॉर्ड कार्नवालिस, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या सर थॉमस रो? अब देखिए क्वेश्चन तो घुमा के पूछा गया आपसे। अगर आपने डीपली पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी ना हिस्ट्री में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि पढ़ाई डीपली पढ़िए। दूसरा, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसके बाद ही ब्रिटिश एम्पायर ने अपने पैर फैलाए थे भारत के अंदर, ब्रिटिशों का राज हो गया हमारे देश के अंदर। तो किसने हराया था उसमें? 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें कौन था उनके ब्रिटिश की तरफ से? कौन लड़ रहा था? वो लड़ रहा था वॉरेन हेस्टिंग, यही था मेन आदमी। और इसी को इसलिए मेन एम्पायर माना जाता है, जो ब्रिटिश एम्पायर को फैलाया कि उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। जब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो इसका राज हो गया। फिर धीरे अंग्रेजों ने पैर फैलाते चले गए और फिर ऐसा हुआ पूरे देश पे कब्जा कर लिया लोगों ने, हमारे देश पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? व्हाट कलर वाज कॉमनली यूज्ड ऑन पोट्री इन हड़प्पा? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता सब मैंने को पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके, प्रीवियस वीडियो पढ़ा रखा है मैंने के बारे में डिटेल में। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पाए गए उनमें किस कलर का उपयोग किया गया था? उसमें लाल कलर का उपयोग किया गया था, रेड कलर का। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टाफ बना के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, SSC में, रेलवे में, ठीक है ना। और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं स्टेट में भी, वहीं भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है श्रीमाओ भंडारनायक, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी या गोल्डा मेयर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका देखता हूँ कितने लोगों को नॉलेज है, क्वेश्चन मैंने काफी बार क्वेश्चन कराया है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। देखता हूँ कितने लोग इसका जवाब सही दे पाते हैं, कितने नॉलेज वाले लोग हैं। जरा देखो NMDC में कितने नॉलेज, एनसीएल तो अच्छे स्टूडेंट है मेरे पास में। देखो NMDC में कितने नॉलेज वाले बच्चे हैं जिनको नॉलेज है, जो सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति। इससे पता लगा है कि कौन बच्चा सीरियसली पढ़ाई पढ़ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। होमवर्क बाकी इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा, जब कल हम जीके जीएस की अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 11 रात में 8 बजे। लेकिन कल से हमारा टाइम 8 बजे रहेगा। आज 9 बजे वीडियो इसलिए मैंने दी क्योंकि आज थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी था, चक्कर वीडियो शूट नहीं कर पाया था मैं, ठीक है ना। और सुबह करंट अफेयर वीडियो भी नहीं आ पा रही, लेकिन कल से करंट अफेयर वीडियो आपको मिलेगी। 2 दिन का थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, आज भी टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो जो थी अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए ये 2 दिन जितना करंट अफेयर है आपको कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 7 बजे करंट अफेयर वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके जाइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दूसरा, जो लोग ने फर्स्ट टाइम विजिट करा है चैनल पर, अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो मेरे से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल सुबह करंट अफेयर के वीडियो में, सुबह 7 बजे भी आइएगा और रात में 8 बजे जीके जीएस का पार्ट नंबर 11 आएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।